और बहुत सारे लोग हैं जो शासन प्रशासन का सामना नहीं करना चाहते, उसके साथ मिल के रहते हैं। विषय किसी के आने जाने का नहीं है, विषय ये है कि कौन क्यों जाता है। अगर पूरा प्रदेश ये मानता है कि कोई मंत्री बनने आया था, मंत्री बनने चला गया, तो पार्टी और उसके जनाधार पर कोई फ़र्क नहीं। किसी से गठबंधन हो गया तो क्या जीवन भर का ऐसा संबंध हो गया कि हमने उन्हें खरीद लिया, उन्होंने हमें खरीद लिया। अब कोई कहीं गया है तो कुछ न कुछ कहेगा। जब दो वैचारिक रूप से विरोधी लोगों से, दलों से, वैचारिक विरोधियों से आप एक साथ बात कर रहे हैं तो राजनीति में इसे सौदेबाजी कहते हैं। तो अखिलेश यादव जी ने ये निर्णय लिया कि जो सौदेबाजी में शामिल है उसके साथ हम नहीं हैं। मुख्यमंत्री के बारे में व्यक्तिगत इतनी खराब टिप्पणियां की गई हैं, भीख मंगवाएंगे उनसे, तो मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, सियासत तेज हो गई है, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। वहीं विपक्ष की बैठक भी बेंगलोर में चल रही है, सभी विपक्ष के नेता वहां पर मौजूद हैं, मीटिंग भी खत्म हो चुकी है, एजेंडा भी तय हो चुका, अगली बैठक महाराष्ट्र में होनी है। वहीं एनडीए की भी बैठक शुरू हो गई है बेंगलोर में, और बेंगलोर में तमाम दल के साथ खुद एनडीए के जो बड़े नेता हैं उस बैठक में मौजूद रहेंगे। क्या पूरा समीकरण रहेगा, क्या पूरा मुद्दा रहेगा, 2024 का चुनाव किसके लिए कितना अहम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे खास है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह जी हैं, दिग्गज नेता हैं समाजवादी पार्टी के। और जिस तरह से बात की जाए उदयवीर जी, तमाम दलों की बैठकें चल रही हैं, आपकी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त बेंगलोर में हैं, बैठक में मौजूद हैं, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीट है उसमें किस तरह की चुनौती आप मानते हैं बीजेपी और एनडीए की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव अपने काम पे नहीं लड़ रही है। वो केवल माहौल बनाना, दूसरों के बारे में दुष्प्रचार करना, डिफेक्शन कराना, नेगेटिव चुनाव लड़ते हैं। किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, किसी को एक दूसरे से लड़ा के। तो उत्तर प्रदेश में पहले से यही चुनौती रही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा पूरी तरह बैक्ड और समर्थित बीजेपी को दुष्प्रचार करने से रोकना है और आम जनता को जनता से जुड़े हुए मुद्दों के विषयों पर सवाल जवाब करके बीजेपी को एक्सपोज करना है और जनता को इस विषय पर लाना है कि महंगाई कैसे रुकेगी, बेरोजगारी कैसे रुकेगी, सामाजिक न्याय कैसे होगा, लोगों के मान सम्मान और सुरक्षा कैसे होगी। और इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कॉरपोरेट स्टाइल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती रही, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जब से बीजेपी ने 2014 से यहाँ स्पीड पकड़ी है, लगातार उसके बाद से उसकी ताकत भी घटी है, उसकी सीटें भी घटी हैं, उसको एक्सपोज करने में, उसकी रणनीति समझने में हमको मदद भी मिली है। 4.5 लाख वोट और मिला होता तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कमी रह गई थी उसे आने वाले चुनाव में हम लोग भरपाई करके भारतीय जनता पार्टी को पदस्थ करने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही बनाएंगे। लेकिन कैसे भरपाई करेंगे उदयवीर जी? बहुत बड़ा सवाल है। आपके एक विधायक दारा सिंह चौहान इस्तीफा देते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। देखिए, विधायकों के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साल भर पहले आए भी हमारे साथ थे। और बहुत सारे लोग हैं जो शासन प्रशासन का सामना नहीं करना चाहते, उसके साथ मिल के रहते हैं। उन्हें उनके कैलकुलेशन, उनके गणित ने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, तो कुछ लोग समाजवादी पार्टी की तरफ आए। पुराने लीडर हैं, पुराना नाम है, पुराने लोगों से संबंध हैं, तो उन्हें स्थान मिल गया। सरकार नहीं बनी क्योंकि वो सरकार बगैर नहीं रह पाते, तो सरकार में चले गए। विषय किसी के आने जाने का नहीं है, विषय ये है कि कौन क्यों जाता है। अगर पूरा प्रदेश ये मानता है कि कोई मंत्री बनने आया था, मंत्री बनने चला गया, तो पार्टी और उसके जनाधार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई सामाजिक मुद्दे पे जाता है, जनता के लिए लड़ता हुआ जाता है, न्याय अन्याय के कारण जाता है, किसी जनता को न्याय दिलाने, हक दिलाने के लिए जाता है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। कुछ और भी दल गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिन मुद्दों के लिए वो पिछले 4 साल से 5 साल से लड़ रहे थे, वो मुद्दे पे तो एक पे भी बात नहीं हुई। वो लोग एनडीए में शामिल हो गए, मीटिंग में बैठ गए
और बता रहे हैं कि अब आगे हम मुद्दों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो वो आरोप जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। नहीं, उनका अकेले की बात नहीं कर नहीं, रहा। उनकी उन्होंने एक आरोप भी लगाया आपके ऊपर मैं उसका कि जवाब आपकी आखिर उन दलों से क्यों नहीं बनती है। कांग्रेस से आपने गठबंधन किया, वो नहीं चला। बसपा से गठबंधन किया, वो नहीं चला। आज अभी उन्होंने अरुण राजभर ने ट्वीट किया, आखिर वजह क्या है? देखिए, वो नॉन सीरियस लोग हैं। मैं उनकी वो इतनी भी उनकी गंभीर बात नहीं है कि उन्हें कोई राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए। मैं तो सब दलों की बात कह रहा हूँ। जो अनुप्रिया पटेल गई, वो लगातार बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वो जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, आंदोलन भी करना चाहती हैं, बात भी करती हैं। संजय निषाद साहब ने कहा कि इस तारीख तक आरक्षण दिला दूंगा, नहीं दिला पाए। तो ये बात सिर्फ किसी एक दल ओम प्रकाश राजभर की नहीं है। जहाँ तक गठबंधन चलने की, गठबंधन होता है चुनाव के लिए। जिससे चुनाव में गठबंधन हुआ उससे हमने पूरा गठबंधन किया। ओम प्रकाश राजभर से भी गठबंधन था। चुनाव का नतीजा आने तक वो पूर्ण तरह संतुष्ट रहे, पूरी समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहे। अब सरकार न बन पाई तो हम क्या करें? किसी से गठबंधन हो गया तो क्या जीवन भर का ऐसा संबंध हो गया कि हमने उन्हें खरीद लिया, उन्होंने हमें खरीद लिया? उनका जहाँ हित बनना है वो जा रहे हैं। तो ये आरोप लगाने का मायने तब है जब गठबंधन के दौरान कोई समस्या आए। अब कोई कहीं गया है तो कुछ न कुछ कहेगा। लेकिन अरविंद राजभर ने हमसे बातचीत में कहा कि आपका नाम लिया बकायदा कि उदयवीर जी से मेरी बातचीत हो रही थी। मैंने कहा कि पुराने गिले शिकवे दूर कर दीजिए, विपक्ष में हम लोग साथ में आते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। ये बात सच है कि वो एक साथ दोनों दलों से बात करना चाहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से भी सौदेबाजी करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी से भी बात करना चाहते थे। जब दो वैचारिक रूप से विरोधी लोगों से, दलों से, वैचारिक विरोधियों से आप एक साथ बात कर रहे हैं तो राजनीति में से सौदेबाजी कहते हैं। आपको वैचारिक रूप से तय करना पड़ता है कि आप इस धारा के लोगों के साथ रहेंगे कि उस धारा के लोगों के साथ रहेंगे। आपको दलों के बारे में ये राय बनानी पड़ती है कि आप कोई दल सामाजिक न्याय का पक्षधर है कि नहीं है, आपके जो मूल मुद्दे हैं उनका हितैषी है कि नहीं है। जब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ के आए ये कह के कि उन्होंने पिछड़ों का आरक्षण ख़त्म किया, उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराई, उन्होंने सम्मान नहीं दिया, उन्होंने हमको साथ लेके नहीं चले, हमारी वर्ग के जो दूसरे मंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं उनको स्टूल पर बिठाते हैं, और हमारी सरकार नहीं बनी, वही बीजेपी दोबारा सरकार में आ गई, तो ये गिले शिकवे, आपके वैचारिक विषय ख़त्म हो गए। तो अखिलेश यादव जी ने ये निर्णय लिया कि जो सौदेबाजी में शामिल है उसके साथ हम नहीं हैं। वो जिसके साथ जाना है पहले ये तय करें कि वो इधर रहना है या उधर रहना है। और अगर उन्हें हमारा साथ अच्छा नहीं लग रहा, वो अखिलेश यादव जी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगे, झूठा प्रचार करने लगे। जो भारतीय जनता पार्टी करती थी वो प्रचार करने लगे। सुबह 6 बजे 7 बजे फ़ोन पे अखिलेश यादव जी से बात करने वाले लोग कहते हैं कि वो इतने बजे सो के उठते हैं। तो जब इस तरह का दुष्प्रचार करने लगे तो हमारे दल ने उनको चिट्ठी लिख के कहा कि आपको जिसके साथ हम अच्छे नहीं लग रहे, जो अच्छा लग रहा है उसके साथ जाओ। तो जब हमने आज़ाद कर दिया तो हम उनसे क्यों बात करें? अगर वो सामाजिक मुद्दों पे सीरियस होते, अगर वो कोई बात बताते कि साहब ये राजनीतिक विषय की चर्चा को हमें शामिल करना चाहिए हमारे आंदोलन में, तो हम उनसे बात करते। सौदेबाजी में तो सरकार ही ज़्यादा बड़ी सौदागर साबित होगी, तो जिसको जहाँ जाना जाए। सौदेबाजी की बात कर रहे हैं, उनका ये भी दावा है कि दारा सिंह चौहान नहीं, अभी कई लोग जो हैं वो सपा से टूटकर जो है वो बीजेपी और एनडीए के हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? जब भी चुनाव आते हैं अपनी सुविधा, अपनी मजबूरियां और अपने राजनीतिक मुद्दों के हिसाब से लोग आते जाते हैं। लोग विपक्ष, हम विपक्ष में थे, फिर भी 22 के चुनाव में बहुत लोग हमारे साथ आए। जब चुनाव पास आता है तो जिन्हें सरकार से संघर्ष करना होता है, जिन्हें सरकार से लड़ना होता है, जो सरकार से असंतुष्ट होते हैं, वो विपक्षी दलों के साथ आते हैं। हमारे साथ लोग आए हैं और आएंगे। और जब सरकार के जिन लोगों को सरकार से लालच होता है, सरकार से भय होता है, डर होता है, वो सरकार में जाते हैं सरकार के दौरान। तो आज जो लोग जा रहे हैं वो सरकार के हिसाब से जा रहे हैं। जब चुनाव पास आएगा तो जो सरकार से नाराज़ लोग हैं वो हमारे साथ आ जाएंगे। नहीं तो क्या आपको लगता है दारा सिंह के बाद कोई और भी लाइन में है जो जा सकता है? मुझे अंदर महत्वाकांक्षा इस तरह की है जैसा आप बता रहे हैं। किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को मैं नहीं जान सकता।
राजनीतिक रूप से मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई असंतोष है, कोई बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक मुद्दों पे, पॉलिटिकल एजेंडे पे पूरी तरह कायम है और कंसिस्टेंटली पूर्ण तरह समर्पित होकर उसी लाइन पे चल रही है, इसलिए मुझे किसी पर ये शक नहीं है। बाकी अगर किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है तो मैं उसमें तो कैसे कोई, मैं भविष्य ज्योतिष तो हो नहीं, भविष्यवक्ता तो हो नहीं, हम तो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक बात जानते हैं। तो आपका क्या कुछ और भी छोटे दलों से बात चल रही, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव को काफ़ी दिन बचे हैं, कुछ महीने बचे हैं, तो क्या कुछ और भी दल आपसे जुड़ सकते हैं भविष्य में? समान विचारधारा के लोग, समय परिस्थिति काल के हिसाब से राजनीतिक लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं और ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन सवाल यही है उदयवीर जी, क्योंकि आप बड़े नेता हैं, कई चुनाव आप करवा चुके हैं, कई चीज़ों पे मंथन करते हैं, खुद शामिल रहते हैं अखिलेश यादव की मीटिंग में, तो क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनाव की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि एक बड़ी पार्टी है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बड़े पैमाने पे जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी का एक मतलब संगठित पूरा एक सिस्टम है, उसको किस तरह से देखते हैं? और देखते हुए इस लोकसभा चुनाव में, संक्षेप में लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पे आपकी दावेदारी एकदम मजबूती के साथ दिखती हुई? देखिए, पैसा बहुत है, प्रचार के माध्यम बहुत हैं, नेता हैं, सब है, जनता के विषयों का समाधान नहीं है, जनता के सवालों का जवाब नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कोई जवाब नहीं है, अपने सिद्धांतों पर ढुलमुल दोगली नीति क्यों अपनाई जा रही है, जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि व्यवस्था के अलावा जन भावनाएं लोकतंत्र में सबसे मजबूत होती हैं। तो जो व्यवस्था है, केवल व्यवस्था से चुनाव नहीं होता, जन भावनाएं अगर प्रभावी होंगी, जनता के सवाल केंद्र में रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहीं खड़े होने लायक नहीं रहेगी। अगर जो लोग नए जुड़े हैं, अगर इनको और प्रधानमंत्री को आमने सामने बिठा दिया जाए तो उनको तय करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री देश में सबसे बड़े झूठे हैं या उनके साथ जो लोग आए उन्होंने दुष्प्रचार किया था। दो लोग साथ बैठे हैं, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। जब इस तरह की घोषणाएं हुई हैं, मुख्यमंत्री पूरी आज तक की जितनी भी इंक्लूज़न हुआ है उससे मुख्यमंत्री बाहर हैं, मुख्यमंत्री कहीं एक शकल भी नहीं दिखाई दे रही। मुख्यमंत्री के बारे में व्यक्तिगत इतनी खराब टिप्पणियां की गई हैं, भीख मंगवाएंगे उनसे, तो मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा किसने गलती की या ऐसा क्यों हुआ, कहाँ तक बात हुई। ये वही लोग तो हैं जो अपने बेटे की शादी में सड़क फावड़ा लेके सड़क खोद रहे थे कि ये सरकार मेरे घर की सड़क नहीं बना पाई, और वही मुख्यमंत्री हैं। तो बेशर्माई से आप अगल बगल में बैठ जाइए, लेकिन सवाल तो जनता करेगी। बड़े बड़े पत्रकार नहीं करेंगे तो यूट्यूबर्स करेंगे, छोटे चैनल करेंगे, और कोई नहीं करेगा तो आम जनता के लोग करेंगे। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके लाइव इंटरव्यू में लोग पूछ देते हैं। तो सवालों का जवाब नहीं है उनके पास। जहाँ तक सीटों पर लड़ने का सवाल है, एक बड़ा गठबंधन शेप ले रहा है और 80 की 80 सीटों को समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से सबके साथ जैसी भी बंटवारा होगा जीतने के लिए लड़ेगी। जनता किस सीट पर कितना आशीर्वाद देती है ये भविष्य की बात है। हमको भरोसा है मुद्दों पर आधारित राजनीति रहेगी, जो हमारा प्रयास है, और धीरे धीरे देश की राजनीति मुद्दों पर जा रही है। कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार पर चुनाव हुआ, इसी तरह मुझे लगता है प्रदेश में भी चुनाव होगा और देश में भी चुनाव होगा, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव हार कर विपक्ष में इज्जत से बैठने लायक भी नहीं बचेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पूर्व एमएलसी समाजवादी पार्टी के उदयवीर सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि देश में जो मुद्दे हैं उस पर बात नहीं की जा रही है, असल मुद्दों को छिपाया जा रहा है, और ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो इन मुद्दों को उजागर करता है और जनता भी समझ चुकी है। उनका यही कहना है कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में हमारी जीत होगी। विपक्ष एक बड़ी पार्टी और एक बड़ी जो है वो सांसदों की तादाद लेकर देश की जनता के सामने इकट्ठा होगा। अब देखना होगा, आगामी लोकसभा चुनाव होते हैं और जनता का रुख क्या होता है। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।